चेक बाउंस हो जाने से ही क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में बात करूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ एक लेटेस्ट जजमेंट, डेट ऑफ ऑर्डर 17 मार्च 2025 को ये जजमेंट आया है। दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि जो लोग चेक से डील करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह आपका चेक से होता है, यानी चेक बाउंस होने का भी पॉसिबिलिटी बनता है। तो आपको ये केस जरूर जानना चाहिए। ये केस आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ दिलाने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ इस जजमेंट पर कहा गया है। तो केस का नाम है विष्णु मित्तल वर्सेस एमएस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच से ये जजमेंट आ रहा है। आप भी अपने केस पर किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो, ये भी आगे चल करके जानेंगे, क्योंकि इस केस में जो 138 क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल करी गई थी ना, उसको खारिज कर दिया है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस मैटर क्या है? बेसिकली यहाँ पर 11 चेक इशू करी गई थी विष्णु मित्तल जी के द्वारा शक्ति ट्रेडिंग कंपनी को देने के लिए। कुल मिला के टोटल धनराशि 11 लाख रुपया थी। अब ये 11 चेक बैंक में जाता है, बाउंस हो करके लौट कर आ जाता है। अभी इस बीच जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए। धारा 14 आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर विष्णु मित्तल का जो कंपनी है उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी कि दिवालिया प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाता है। और दूसरी ओर चेक हो गया था बाउंस। यहाँ पर चेक बाउंस के लिए नोटिस दिया जाता है। 15 दिन का जो समय होता है, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा को लौटाया नहीं जाता है, मैटर को सेटल नहीं किया जाता है। तो ये सोचते सोचते जो शक्ति ट्रेडिंग कंपनी है वो लोग चेक बाउंस के लिए भी केस दाखिल कर देते हैं। तो साइड बाय साइड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रहा है और दूसरी ओर चेक बाउंस के लिए भी केस दाखिल कोर्ट में हो चुका है। और यही इंसॉल्वेंसी केस के अंदर मॉरेटोरियम लगा दिया जाता है विष्णु मित्तल के कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब मॉरेटोरियम मतलब क्या? और यहीं पर आ जाता है विष्णु मित्तल के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जजमेंट। ऑनरेबल हाई कोर्ट विष्णु मित्तल का जो याचिका है उसको खारिज कर देते हैं। कोर्ट में 2021 में हुआ एक केस का हवाला दिया गया जिसका नाम है पी मोहनराज वनम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कहा गया था कि भले ही कंपनी पर मॉरेटोरियम लागू हो चुका है, फिर भी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर चेक बाउंस केस फाइल हो सकती है। जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कंपनी के डायरेक्टर को। और यही तर्क को सपोर्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट विष्णु मित्तल का जो याचिका है उसको खारिज कर देता है। ठीक है दोस्त, जरा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। मॉरेटोरियम यानी कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर बैंकरप्सी केस दाखिल होता है ना, तब मॉरेटोरियम लागू किया जाता है। मॉरेटोरियम का मतलब अस्थायी रोक। जब किसी कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर कार्यवाही शुरू हो जाती है तो धारा 14 के अंदर उस कंपनी के ऊपर रोक लगाया जाता है, यानी कि मॉरेटोरियम लगाया जाता है। ये लगा देने से कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपना कंट्रोल खो बैठता है कंपनी से। इसका सीधा मतलब ये है, जब ये रोक लगा दिया जाता है अब कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, पुरानी केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नंबर 3, कंपनी की संपत्ति को जब्त या बेचने की कार्यवाही नहीं किया जा सकता। अभी जो कंपनी का डायरेक्टर है वो डायरेक्टर की पोजीशन से अपना कंट्रोल खो बैठता है। कंपनी का जो फंड है उसमें भी उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और यही चीज होता है विष्णु मित्तल के साथ भी। विष्णु मित्तल कंपनी के डायरेक्टर हुआ करता था, लेकिन मॉरेटोरियम लगा देने के बाद वो डायरेक्टर का कंट्रोल खो देता। और यहीं पर सवाल आ जाता है, चेक बाउंस केस दाखिल करी गई थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू होने के बाद, लेकिन मॉरेटोरियम का मकसद है ये लग जाने के बाद कोई केस दाखिल नहीं हो सकता है, पुराना केस भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो क्या चेक बाउंस केस फाइल हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है या फिर नहीं? दैट वॉज द क्वेश्चन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पी मोहनराज का जो केस था ना, हाई कोर्ट इस केस को सपोर्ट में लेकर के गलत किया है, क्योंकि पी मोहनराज के केस में चेक बाउंस के लिए लीगल नोटिस भेजी गई थी मॉरेटोरियम लागू होने से पहले, लेकिन विष्णु मित्तल के केस में लीगल नोटिस भेजा गया है मॉरेटोरियम लागू होने के बाद। और यहीं पर इसी पॉइंट को सपोर्ट करते हुए कोर्ट ने कहा
कि हम लोग यहाँ पर 6 पॉइंट बताएंगे। फिर से दोहरा रहे हैं, अगर ये 6 के 6 पॉइंट कोई भी केस में होता है तभी कोई सक्सेसफुल चेक बाउंस केस कोर्ट में दाखिल की जा सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। नंबर 1, चेक इशुएंस। एक व्यक्ति को चेक उसी अकाउंट से जारी करना चाहिए जो अकाउंट वो खुद मेंटेन करता हो। नंबर 2, पर्पस। लीगली एनफोर्सेबल डेट, यानी कि कानूनी रूप से आपको किसी का पैसा लौटाना है, उस चीज के लिए ही आप चेक को इशू कर रहे हो। नंबर 3, प्रेजेंटेशन एंड वैलिडिटी। जिस तारीख को चेक को इशू किया जा रहा है उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर चेक को बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए, या फिर उसकी वैधता अवधि के भीतर चेक को बैंक में डाल देना चाहिए, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, चौथी पॉइंट, डिसऑनर ऑफ चेक। अकाउंट में फंड कम है, यानी कि इनसफिशिएंट फंड के चलते, या फिर जो अरेंज्ड लिमिट है इसको एक्सीड करके ऊपर जा रहा है अमाउंट। फिफ्थ पॉइंट, नोटिस ऑफ डिमांड। अभी चेक हो गया है बाउंस, आपके हाथ पर रिसिप्ट वापस आ गया है, आप क्या करोगे? आपके पास है 30 डेज, आप उसको लीगल नोटिस भेजोगे। फिर सामने वाले के पास रहेगा 15 दिन। इस 15 दिन के अंदर वो पैसा देकर के मैटर को आपके साथ सेटल कर सकता है या फिर रिप्लाई भेज सकता है नोटिस का। अगर ये दोनों के दोनों चीज में से वो कुछ भी नहीं करता है, देन ये डिसऑनर ऑफ चेक यानी कि क्रिमिनल केस फाइल करने का फॉर्म ले लेता है। ठीक है ना? सो ये स्टेजेस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इसे एक चेक बाउंस केस कहा जाएगा या फिर डिसऑनर ऑफ चेक कहा जाएगा। यही स्टेज में मैटर आ करके क्रिमिनल केस का रूप ले लेता है। और मेरे दोस्त, चेक बाउंस केस यानी कि क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल करने का मुकाम पर आप पहुंच जाते हो। ये 6 के 6 पॉइंट हर एक चेक बाउंस केस को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? लास्ट और आखिरी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, फेलियर टू पे। 15 दिन बीत गया है, रिसिप्ट आपके पास है, फिर भी पैसा को नहीं लौटाया गया है, तभी चेक बाउंस केस फाइल किया जा सकता है, नहीं तो कोई भी प्रकार की चेक बाउंस केस नहीं फाइल किया जा सकता है। तो दैट इज द रूलिंग। तो क्या समझ में आया आपको? समरी में 3 पॉइंट्स। सिर्फ चेक बाउंस हो गया है, बैंक से चेक वापस लौट के आ गया है, इसका मतलब नहीं है कि चेक बाउंस केस कोई दाखिल कर सकते हैं आपके खिलाफ। मॉरेटोरियम अगर कोई चल रहा है तो कोई भी नया केस फाइल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अगर कॉज ऑफ एक्शन मॉरेटोरियम लागू होने के बाद अराइज अगर होता है तो फिर उस प्रोसीडिंग्स को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 के तहत अपराध तभी साबित हो सकता है जब नोटिस मिलने के 15 दिन बाद भी भुगतान ना किया जाए। लेकिन जब मित्तल के पास भुगतान करने का अधिकार ही नहीं था तो उन पर केस नहीं चल सकता और सुप्रीम कोर्ट यहीं पर मैटर को खारिज कर देते, यानी कि क्वाश कर देते हैं। बोले कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर चेक बाउंस केस नहीं चल सकता है इस सिचुएशन में। इस केस से ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान कंपनी के डायरेक्टर्स को कुछ हद तक राहत मिलती है, लेकिन ये किसी भी तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। हर केस को उसके फैक्ट्स के आधार पर ही जांचना चाहिए और यहाँ पर परिस्थिति अलग था पी मोहन राज से। मॉरेटोरियम का मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी को थोड़ी राहत देना ताकि वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सुलझा सके और कर्ज चुकाने के लिए कुछ प्लान बना सके। इस परिस्थिति के दौरान कंपनी का पूरा कंट्रोल रहता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि IRP के हाथ में, ना कि कंपनी के डायरेक्टर्स के। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक बहुत ही राहत दिलाएगा कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनियों को। तो आप भी इस केस का सहारा ले सकते हो अगर फैक्ट्स आपके साथ मिलता है तो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्त आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरा इसको शेयर कीजिए। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की काम करते हैं, सॉलिड सीट नहीं करते हैं कि आपका केस हैंडल करवाइए कि आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए ताकि आपका मैटर हम लोग लड़ सके। नहीं, सिर्फ कानूनी जागरूकता बढ़ाइए ताकि दुनिया के कोई भी इंसान आपको गलत शलत समझा करके उल्लू बना ना पाए। एटलीस्ट आपको पता होगा कि इस मैटर पर क्या हो सकता है, कौन से रूट से आपको जाना पड़े, है ना? सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।